Good morning, class. As we have studied yesterday the chapter gravitation. In this, we have studied what is gravitational force or gravity, universal law of gravitation, and on what factors the gravitational force depends. So today we are going to start our new topic, that is Kepler's laws of planetary motion. बेटा एक हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, एक एस्ट्रोनॉमर थे जॉन्स कैपलर। उन्होंने 16th सेंचुरी में प्लैनेट्स के मोशन के बारे में हमें 3 लॉज दिए थे। वो 3 लॉज को हम बोलते हैं कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो his first law is the planets move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of the 2 foci of an elliptical orbit। सबसे पहले बच्चे हमने ये डिस्कस किया था, पहले हम ये पढ़ते थे कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर सर्कल में मूव करते हैं, बट ये जो प्रेडिक्शंस थी वो रॉन्ग हो गई थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जो प्लैनेट्स थे वो हमारे एलिप्स की फॉर्म में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर मूव करते हैं सारे। और ये जो प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमारा जो कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जो सन होता है जिसके चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं वो एलिप्स के एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। तो ये किसी भी एक फोकस पे सन जो है प्रेजेंट होता है और जो प्लैनेट है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। सो आवर सेकेंड लॉ इज Kepler's second law. Each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time. हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो हर प्लैनेट है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, अगर हम देखें कि जो अगर ये प्लैनेट जो है सन के चारों ओर जब रिवॉल्व करता है, जब इसके पास होता है तो इसकी स्पीड जो है ये फास्टर मूव करने लगता है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और जब ये इससे दूर जाता है फार्दर पार्ट तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जितना भी अगर हम एक प्रॉपर गिवन टाइम इंटरवल में इनके एरिया को चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो है एरिया जो दोनों साइड आ रहे हैं ये हमारे इक्वल आते हैं। ये कैपलर्स का सेकेंड लॉ है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे, हर प्लैनेट सन के चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ये जो लाइन है प्लैनेट टू द सन, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल एरियाज स्वीप करते हैं, मीन्स कवर करते हैं। सो नेक्स्ट Kepler's third law. Kepler's third law states that the cube of mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. हमारा कैपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि जो मीन डिस्टेंस होता है प्लैनेट का सन से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। उसका जो क्यूब होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली जितना वो टाइम लेते हैं उसके चारों ओर रिवॉल्व करने में। लेट द प्लैनेट्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन बी कैपिटल T। सो r³ ओवर T स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है कैपलर्स का। नेक्स्ट, so our next topic is inverse square law. What is inverse square law? We have studied in gravitational force formula
that gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of separation between them. That is, F is inversely proportional to r square. Consider a planet of mass m moving with velocity v around the sun. Then centripetal force, जब कोई planet sun के चारों ओर घूम रहा है तो उस पे टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स. वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर ओवर आर. अब यहाँ से जो m होता है, ये m जो है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो इसको, इस इक्वेशन को हम इस टाइप में लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर ओवर r. As we remove the proportionality sign, we introduce the constant m. So this is equal to this. So our first equation becomes f is directly proportional to v square over r. And if the planet takes time t to complete one revolution, so its velocity equals to distance upon time. Distance उसने कितना कवर किया, 2 pi r over capital T. So 2 pi is also constant. So we write this equation as v is proportional to r upon t. R upon t, as 2 pi is constant. So take square on both sides. V square proportional to r square over t square, and then multiply and divide by r on right side. राइट साइड जब हम r की मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. r मल्टीप्लाई हो गया, r स्क्वायर पहले था, r स्क्वायर इंटू r क्यूब अपॉन में t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r, ये डिवाइड वाला है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, r स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. r क्यूब अपॉन t स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट. तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन r के. सो पुट दिस v स्क्वायर एज 1 बाय r इन इक्वेशन फर्स्ट. व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर ओवर r. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर ओवर r. So write this v square as 1 by r. So v square 1 by r into r. Okay. So f is directly proportional to r into r square, which is nothing but the inverse square law, that the force is inversely proportional to r square, which is the inverse square law. All, have you getting my point or not? Students, if you face any type of problem in these topics, then please ask me personally on my WhatsApp number.